वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, आज की बड़ी खबर यह है कि वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई, जिसे रुकने असम्बली अब्दुल रहमान खेतरान ने पेश किया। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने रूलिंग दी कि तहरीके अदम एतमाद को मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। 33 अरकान ने करारदाद की हिमायत की है। अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा कि वजीर आला की खराब हुक्मरानी के बायस मायूसी, बदअमनी, बेरोजगारी और कारकर्दगी मुतासिर हुई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिकंदर एडवोकेट ने 5 अरकान सूबाई असम्बली लापता होने का भी इल्जाम लगाया है। जाम कमाल को ओहदे से हटाने के लिए ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान भी सरगर्म हो गए हैं। हमारा सवाल है, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, क्या नाराज अरकान जाम कमाल को हटाने में कामयाब हो सकते हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब चुगताई साहब ने, जुनैर आज़र साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई, 33 अरकान ने हिमायत भी कर दी। क्या जाम कमाल के लिए खतरे की घंटी बज गई? वो उसमें जाम पे पिछली बार तो हमारे दोस्त ने, मुबशिर ने खूबसूरत शेर पढ़ा था। मैं कल पढ़ रहा था अदम का एक खूबसूरत, अदम ने तो बड़ी शायरी की है जाम के ऊपर। तो हंस के जाम को छलका के पी गया, वो खुद पिला रहे थे, मैं लहर आके पी गया। अब मसला ये है कि कौन पिला रहा है और जाम क्या जाम को पी रहा है, ये दो सियासी बातें हैं। और आदम साहब पता नहीं कभी बात कर गए थे। बात ये कि आज जो तहरीक पेश की गई वो 33 उसको वोट्स मिले। इसका मतलब है कि तहरीक अक्सरियती है असम्बली के अंदर, और उनके पास 18 अफराद थे शायद जाम साहब के पास। तो अंदाज़ा तो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को, अपोजिशन को का ये दावा दुरुस्त है कि उसके पास ज़्यादा अक्सरियत है, उसके पास इनको डिसीट करने का चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से जवाब तो वो बता रहे हैं, इस वक्त तकरीर चल रही है, मौका मौजूद है। लेकिन क्या ये मौका वो हासिल कर पाएंगे? हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि जब लोग खड़े होते हैं तहरीक अदम एतमाद के हक़ में या तहरीक इंतखाब के हक़ में, तो वो ज़्यादा निकलते हैं जब हेड काउंट किए जाते हैं। जब वोट काउंट की जाती हैं तो वोट कम निकलते हैं। तो एक तो हमें अदम एतमाद यहाँ हो गया कि जाम को पी गया। तो लगता यूँ है कि उस वक्त तक आपको इसका इंतज़ार करना होगा जब तक इसका नतीजा बाहर ना आ जाए, जब तक वोट ना बढ़ जाएँ, वोट गिन न लिए जाएँ और उसमें से वोटों की तादाद मुस्तरद ना हो जाए। ये भी हो सकता है ना कि अक्सरियती वोट पड़ जाए उनके खिलाफ और वोटों की तादाद मुस्तरद, कुछ वोट मुस्तरद हो जाए, जैसे सेनेट के इंतखाब में हुआ था। तो बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास। वो आखिरी वक्त तक, जब तक कोई मतलब दरिया तक नहीं पहुंच जाए आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। और मुमकिन है वहाँ भी कोई पाबंदी लगा दी जाए कि आप पानी पी नहीं सकते। तो देखते रहते हैं कि जाम साहब तो बड़े बहुत पुरएतमाद लग रहे हैं। वो कह रहे हैं वोट पढ़ने दें, उनका कहना तो ये वोट पढ़ने दें, गालिबन वो इशारा कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है। तो अच्छा एक मुकाबला है और जो उनकी तहरीक के फर्द जुर्म है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तहरीक फ़र्द जुर्म जो है वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। जनरल साहब, आज हमने देखा कि बलूचिस्तान असम्बली में सना बलोच भी खासे गुस्से में नजर आए। यूं नजर आ रहा है कि जैसे अब बात जाम कमाल को हटाकर ही बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है जैसे अभी NBC भी बात कर रहे थे कि जो वोट्स वगैरह नजर आते हैं या उसकी स्ट्रेंथ नजर आती है नो कॉन्फिडेंस के साथ, वो तो बज़ाहिर काफ़ी नजर आती है। लेकिन आगे हमने पहले भी देखा है कि जब ये एक्चुअल वोट काउंट होती है तो वो आप देखें कि उसमें रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ निकलते हैं। तो बावजूद इसके कि बज़ाहिर तो एक नज़र आ रहा है कि नो कॉन्फिडेंस थ्रू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंस से ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई जो तहरीक है वो कामयाब होगी वोटिंग में। और वो हमारे मुल्क में ये हुआ भी है आगे भी। और फिर वो बाद में ढूंढते रहते हैं कि ये डिसिडेंट्स हैं कौन, किसने किया, तय वो करें।
इसकी तहकीक करें, लेकिन वो ना तहकीक कभी हुई ना वो नतीजा खेज हुई। तो इसलिए जब लोग बच निकलते हैं तो ये मौका होता है उनके लिए माली फायदे उठाने का। तो अगर जाम साहब कॉन्फिडेंट नजर आते हैं तो लाजमन कुछ थोड़ा बहुत अंदर नीचे कुछ सरफेस पे जो नजर नहीं आ रहा, वो नीचे कुछ ना कुछ ऐसी कोई करंट्स चल रही हो जिनके जरिए उनको अंदाजा हो कि वो कुछ काम कर बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हतमी तौर पे मैं कभी भी बलूचिस्तान के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। वहां पे जो कुछ भी होता है वो सरप्राइजेस होते हैं, और सरप्राइजेस इसीलिए होते हैं कि लोगों के अपने जाती मफादात जो हैं वो ओवरराइडिंग होते हैं। वो कॉज अपनी जगह पे, लेकिन जाती मफादात हावी रहते हैं। तो ये देखना होगा। बहरहाल बज़ाहिर लगता है कि ये मूव कामयाब हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान में वैसे आपने ठीक कहा कि सरप्राइजेस बहुत मिलते रहते हैं। शौकत पराचा साहब, तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई और जैसा कि एनबीसी ने भी कहा कि तहरीके फर्द जुर्म जो है वो जाम कमाल के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लगता है कि जाम कमाल साहब जाने वाले हैं आज? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बड़ी अजीब सी असम्बली है जिसमें जाम भी है, जिसमें कमाल भी है, जिसमें रिंद भी है, जिसमें बुशरा भी है। बुशरा रिंद की बात कर रहा हूँ। तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जनरल साहब अभी फरमा रहे थे कि ज़ाती मफाद होते हैं, बिल्कुल ज़ाती मफाद होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ज़ाती फ़ैसले भी कम होते हैं। ये बाप कैसे बनी थी, बाप के ही लोग अभी नाराज़ हुए हैं। कोई ANP के तो टोटल 4 वोट हैं वहाँ पर, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1 आध वोट है। दूसरा मुत्तहिदा उलमा जो है, मुत्तहिदा वाले जो हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमन वाले, उनके 13 वोट हैं, लेकिन वो आपस में डिवाइडेड हैं। तो ये जो बैटल हो रही है आज, 33 सामने आ गए। ये बिल्कुल दुरुस्त है दोनों साहिबान की बात कि यहाँ अब PTI के कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी है, उनकी हुकूमत कायम है, लेकिन हफीज़ शेख सेनेटर नहीं बन सकते। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन सकते हैं। और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आती है, 65 खड़े होते हैं, फिर 50 वोट देते हैं, तो अनप्रडिक्टेबिलिटी है। लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट आई है, मैं लिटरली शाम में जब ये चार्जशीट पढ़ी गई तो मैं सोच रहा था कि ये तो वही चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो सकती हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो सकते हैं। कल अगर यही रेप्लिकेट करके यही करारदाद पंजाब असम्बली में कोई पेश करे तो बिल्कुल मानो अन वही सूरत हाल है जो बलूचिस्तान में है। तो फिर बलूचिस्तान को क्यों डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम सब कहते हैं कि बलूचिस्तान बड़ा सेंसिटिव सूबा है, और इनफैक्ट दुश्मनों की नज़रें बलूचिस्तान पर बड़े अरसे से लगी हुई हैं, और जो अभी 3-4 वाक़यात बड़ी दहशत गर्दी के हुई, अभी एक तो 3 दिन पहले हो गया ना, बिल्कुल कोयटा शहर में यूनिवर्सिटी के सामने। तो फिर उस सूबे को कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है? और क्यों नहीं इस मूव को मना किया जाता कि आप मत करें ऐसा? जाम कमाल साहब कहते हैं मेरे पास 26 अरकान मौजूद हैं। और भाई 65 के हाउस में अगर आपके पास 26 हैं तो इट मीन्स आपके साथ एक्सरियत नहीं है, यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। फिर आपको घर चला जाना चाहिए। फिर तो मतलब है आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, 4 गायब हो जाएं, 5 गायब हो जाएं, या अपनी मर्जी से वो चले जाएं। बात ये नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर साहब 65 के ऐवान में खुद खड़े होकर कहते हैं कि मेरे पास तो मेरे साथ 26 लोग शामिल हैं, तो इसका क्या मतलब है? फिर आप क्यों बैठे हैं? फिर तो अपोजिशन सही कह रही है कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन भी डिवाइडेड है। आए चूचू का मुरब्बा बना के आपने इतने लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, उसमें से 5 गायब हो गए। 33 भी मेजॉरिटी है। 65 में अगर 33 आज खड़े हुए थे तो मेजॉरिटी है, लेकिन इनफैक्ट वोटिंग में कितने खड़े होंगे ये सवाल बहरहाल मौजूद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जुनैरा, क्या वाकई जाम कमाल को हटाने का मकसद सूबे को डिस्टेबलाइज करना है? वेल नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और वो क्यों चाहेंगे कि सूबा डिस्टेबलाइज हो। बट ये ज़रूर है कि या तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि जिन हालात में वो ये सारे एक्शंस ले रहे हैं वो हालात इस किस्म की इंस्टेबिलिटी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेसिकली जो इस वक्त सियासत वहाँ चल रही है, पता नहीं उनको इस चीज़ का इदराक है कि नहीं है कि उससे वहाँ पे सिचुएशन
ख़राब हो सकती है। और जैसे पहले भी पराचा साहब कह रहे हैं, जो इस वक्त हालात हैं ओवरऑल पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के, क्योंकि वहाँ से इंसर्जेंसीज और मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आसान होती हैं वहाँ से करनी, वहाँ पे इनग्रेस ज़्यादा आसान है टेररिस्ट की, तो उसके होते हुए एक तो ये होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि जो चार्जशीट है, मेरे ख्याल है ये चार्जशीट ना हर दौर में तैयार पड़ी होती है, इसको कुछ देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, ठीक भी नहीं करते, क्योंकि यही निकलती है। और क्या निकलना है, कोई ख़ास इल्ज़ाम क्या लगना है किसी गवर्नमेंट पे, यही बातें होती हैं जिन पे आपस में ऊपर ऊपर बातचीत हो रही होती है, नीचे कुछ और होता है, नीचे मसाइल कुछ और होते हैं। और थर्ड, ये भी जहन में रखें कि जाम कमाल हैज़ ऑल्सो बी टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि हालात फेवरेबल नहीं हैं, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सूबा मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो हैव सम मॉरल करेज कि आप चले जाएं, खुद चले जाएं। आप क्यों आप इंतज़ार में बैठे हुए चीज़ों को ड्रैग दे रहे हैं? बहुत सारे मसले हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और बलूचिस्तान इज़ अ सेंसिटिव जोन। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो यूज़लेस एक्टिविटी है, और एक दफ़ा फिर हम उसी तरह सेनेट की तरह एक और डायरेक्शन में निकल जाएंगे, 10 प्रोग्राम्स कर लेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, इतने वोट पड़े थे, इतने नहीं निकले, इतने लोग लापता हो गए। क्या यही सब कुछ रह गया पाकिस्तान में होने के लिए? सो आई थिंक यूजलेस एक्टिविटी है, और 33 इज़ द मैजिक नंबर। अगर वो हो गया तो फिर उसी तरह शायद घर जाना पड़े जाम कमाल को, बट इट इज़ स्टिल 50-50। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर तो बलूचिस्तान में तब्दीली आ जाती है तो क्या ये तब्दीली बलूचिस्तान तक ही महदूद रहेगी या फिर बात दूर तक जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता ये बलूचिस्तान तक महदूद रहेगी। पहली बात तो ये है क्योंकि बाप पार्टी जो है वो इस हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है। सबसे बड़ा पीटीआई के बाद गवर्नमेंट में शेयर भी बाप पार्टी के पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, वफाकी वजारतें उनके पास हैं, बलूचिस्तान की वजारत आला बल्कि अमलन बलूचिस्तान की हुकूमत भी उनके पास है। अगर बाप पार्टी तकसीम होती है तो इसका इफ़ेक्ट तो पीटीआई पे की मरकज़ी हुकूमत पर ज़रूर आएगा, क्योंकि यकीनन वो जो तफरीक है, जो डिवीज़न है, वो सेंटर और सेनेट में भी नज़र आएगी। ये तो नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान के अरकान की जो नाराज़ अरकान है वो सिर्फ बलूचिस्तान असम्बली में हैं और MNAs और उनके सेनेटर्स जो हैं वो उनमें कोई नाराज़ ग्रुप नहीं है। लिहाजा पहली बात तो ये कि अगर बाप पार्टी को हम 2 हिस्सों में तकसीम होता देख रहे हैं, उसके नाराज़ अरकान की तादाद, तो ये नाराज़ अरकान कौमी असम्बली में भी वाज़े हो जाएंगे और सेनेट में भी वाज़े हो जाएंगे। और बिल्कुल थिन लाइन है कौमी असम्बली में भी पीटीआई के पास, जैसे कि इस वक्त थिन लाइन है जाम कमाल के पास। तो इसलिए एक तो ये अमल जो है ये आगे बढ़ेगा। अगर इसको, मैंने कल भी कहा था, अगर बलूचिस्तान में तब्दीली शुरू होती है तो फिर बात सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रह सकती। मरकज़ और बाकी सब जगह उससे बहुत जुड़ी हुई हैं और पिछले 10 साल में हमने ये देखा है कि जब बलूचिस्तान में तब्दीली आती है तो फिर आगे उसका सफ़र रुक नहीं सकता। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, और उनका सबसे बड़े वकील हैं वो शो ऑफ हैंड के, और उनके ख्याल में कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। तो आज शो ऑफ हैंड तो जाम कमाल के ख़िलाफ़ हो गया ना, तो उन्हें अखलाकी तौर पे कहना चाहिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को कि आपके ख़िलाफ़ शो ऑफ हैंड हो गया है, अब आप मज़ीद हॉर्स ट्रेडिंग ना करें। इतना दर्स दे रहे थे वज़ीर आज़म उस दिन 12 रबीउल अव्वल को, और इंसाफ की, और इतनी बात कर रहे थे। तो आज लीडरशिप का मौका था, आज आते सामने कि अरकान 33 अरकान ने खड़े होकर कह दिया है तो जाम कमाल अब तुम्हें खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मत ख़रीदो फ़रोख्त करो, ये हमारी सुन्नत नबी के ख़िलाफ़ है, और तुम्हें इससे बिल्कुल, अब जब अरकान ने खड़े होकर हाँ वोट दे दिया है तो ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा बयानिया है, इसके तहत मैं अपने पीटीआई के अरकान को भी कह रहा हूँ आप पीछे हट जाएं। लेकिन नहीं, जहाँ मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा तू वाली बात है, जहाँ सूट करे वहाँ कह दो, जहाँ ना सूट करे वहाँ पे इंजॉय कर लो, चाहे सादिक संजरानी का वाक़या हो, चाहे जाम कमाल का वाक़या हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आखिरी हद तक जाएगी फेडरल गवर्नमेंट भी जाम कमाल को बचाने के लिए, जिस तरह सादिक संजरानी को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाया जाता है और अक़लियत को अक्सरियत में बदला जाता है, अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाता है। ये कोशिश बलूचिस्तान में भी होगी, लेकिन इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो जादुई ताकतें हैं वो आजकल इमरान खान के पास नहीं हैं, और इसलिए मैं नहीं समझता कि शायद वो जाम कमाल को बचा सके। ठीक है, आपको लगता है कि जाम कमाल को हुकूमत नहीं बचा सकती। एनडीसी, जैसा कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब भी कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ हो गया, तो मॉरली तो उन्हें चले जाना चाहिए फिर। हाँ, मॉरल की मैं यही बात कर रहा था कि किस मुल्क में आप मॉरल की बात कर रहे हैं। हम कहाँ रहते हैं? हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है और
हमारा तरीक़ा कानून है और कानून दस्ती है, उसका जो आज हमारे पास चार्ट आया है, हम 137 मुल्कों में 130 नंबर पर हैं। तो हमें देखना है हम खड़े कहाँ, किस मॉडल ग्राउंड पर हैं हम। फिर आज अभी एक रुकन, 4 रुकन गायब हैं वहाँ के, एक वापस आए हैं असम्बली में, अब्दुल रशीद नाम है उनका, और उनसे पूछा गया कहाँ गए थे आप, तो उन्होंने कहा मैं तो दम दुरूद कराने गया हुआ था। तो दम दुरूद भी चलना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। जैसे कि मुजम्मिल कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी है वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो कोई भी चीज़ ऐसी है इग्नोर कर देते हैं जो खिलाफ कानून हो, जो मतलब ब्लैक मार्केटर्स को, मनी लॉन्डर को वो इग्नोर कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं बन रहा। अब सिर्फ ये है कि किस वक्त इंतखाबात कराए जाएं और किस तरह इंतखाबात कराएं। ठीक है जनरल साहब, जैसा कि जुनैरा भी ये कह रही थी कि जो ये इतना सारा मेस हो रहा है, और कल भी नाराज अरकान ने उनको 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी कि वो खुद इस्तीफा दे दें वरना तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, और वो आ भी गई। तो इस सारे मेस में आपके ख्याल में क्या वाकई वजीर आला को खुद ही चले जाना चाहिए था? देखिए, मुनासिब तो यही था कि खुद चले जाते और वो फिर एक मॉरल हाई ग्राउंड पे भी रहते, और हो सकता है कि कल को उनके लिए फिर कोई अपॉर्चुनिटी रहती। जब एक आदमी को एक प्रोसेस के तहत बाहर निकाला गया और उनको एक तरह से आप कह लीजिए उठा के बाहर फेंक दिया, तो फिर वो बात नहीं रहती, वो तो फिर मजबूरी है उसकी जाने की। तो मॉरल साइड तो आपने कंप्रोमाइज कर, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर रास्ता उनके लिए होता। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी ने, सवाए मेरा ख्याल है चौधरी मोहम्मद अली ने एक दफा किया था कि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, उनके अलावा शायद मैंने किसी वज़ीर आज़म को नहीं देखा कि वो हालात को भांपते हुए इस्तीफा दे दे। तो अब यहाँ पे ये है कि शायद उनके जहन में या उनके अपने नॉलेज में हो कि वो जो पैंतड़ा बदलने वाले लोग हैं वो कुछ कमाल करके दिखाएंगे कमाल साहब को, तो उसकी उम्मीद पे वो बैठे हों। लेकिन अगर वो होता है तो वो मेरा ख्याल है कि वो इंतहाई इमोरल, क्योंकि जब आपने 33 सरकार ने आपको खड़ा करके जाहिर किया है, तो उसके बाद जो कुछ भी आए, अगर जाम कमाल जो है वो कामयाब होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इखलाकी एतबार से वो पस्ती का शिकार होंगे और कोई इज्जत और वकार के साथ बैठते नजर नहीं आएंगे। वो यही नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको सोचना चाहिए, बजाय इसके कि एक बेइज्जत होके या मतलब अपनी इज्जत गवा के आप एक ओहदे को संभाल के बैठे रहें, उसकी बजाय बेहतर है कि ओहदा जाए लेकिन आपका कम से कम एक वकार, इज्जत कायम रहे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहे। वो देखने की बात है, आपको बाद में पता लग जाएगा। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जुनैरा जैसे कह रही थी, मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे जुनैरा कह रही थी, हाई मॉरल ग्राउंड को होल्ड करना वो ज्यादा अहम था, वो ज्यादा अहम था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनरल साहब। मुजम्मिल साहब, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, बलूचिस्तान में इस्तीफ़ा देने की रवायत मौजूद है। मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, 4 वज़राए आला हैं जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है, जब उन्होंने देखा है कि उन्हें असम्बली का एतमाद नहीं रहा, उनमें सनाउल्लाह ज़हरी, जान जमाली, एक लिस्ट है 4 की जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और वो आखिरी हद तक नहीं गए। जब ऐवान में उनके पास अक्सरियत नहीं रही तो उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। ये पहले होंगे जाम कमाल साहब जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और जो इस रवायत को तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाप पार्टी जब से बनी है, अक़लियत को अक्सरियत में बदलने का एक जो जादुई काम शुरू हुआ है बाप पार्टी के लिए, वो उस उम्मीद पर है कि शायद जैसे सादिक संजरानी को बचाया जाता रहा है अक़लियत को अक्सरियत बना के, अक्सरियत को अक़लियत बना के, तो मेरे लिए भी वही होगा, क्योंकि मैं भी तो बाप पार्टी का सदर हूँ। तो वो मेरा ख्याल है शायद इसलिए, वरना बलूचिस्तान में इस्तीफ़ा देने की रिवायत मौजूद है। जब आपके पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, वहाँ के वज़राए आला ने ऑनरेबली रिज़ाइन किया है। ये पहले शख्स हैं जान कमाल जो उस हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जुनैरा, आप क्या ऐड करेंगी? देखिए
जो कोई भी पहला शख्स है या जो कोई भी आखिरी शख्स है, आखिर सही काम करने के लिए तो कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता ना, कोई तो उनको समझाने वाला हो, कोई तो ये जब आप, मैं मॉरल हाई ग्राउंड की जो बात कर रही थी, जब आप वो रूट लेते हैं तो बेसिकली आप एक्सपेडाइट करते हैं इन अ वे अपने पॉलिटिकल कैरियर में। लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, आपको मॉरल करेज वाला इंसान समझते हैं। तो इट डिपेंड्स के एक छोटी सी, असल में पाकिस्तान का वैसे ना नेशनल कैरेक्टर है कि हम जिस चीज़ के साथ चिपक जाते हैं ना, उससे उतार के ही फेंकना पड़ता है, खुद से कोई नहीं जाता। आई एम वेरी सॉरी, जितने लोग हैं आज तक आप उन्हें देख लें, हर गवर्नमेंट में मौजूद रहे हैं, कोई मशीर की शक्ल में, कोई वजीर की शक्ल में, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, बट द थिंग इज़ कि मैं इस बात को इमरान खान के साथ बजाय इसके कि नथी कर दूं कि क्योंकि वो कहते थे मॉरल हाई ग्राउंड का जो पॉइंट है वो इमरान खान के आने से नहीं आया, इट वॉज ऑलवेज देयर, इट हैज़ बीन देयर और वो रहेगा जब तक दुनिया है। तो जिसने अपनी इज्जत रखनी है, आगे दोबारा इलेक्शन भी लड़ना है, वो ये रास्ता लेता है। लेकिन उनको क्या कोई मजबूर कर रहा है कि आपने नहीं छोड़ना? ये भी बातें सोचने की हैं। कहीं से कोई सपोर्ट आ रही है जो उनको कहती है कि आपने नहीं हटना, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। अदरवाइज़ वो बड़े समझदार आदमी हैं। जिस तरीके से उन्होंने वो हज़ारा कम्युनिटी के जो मर्डर्स हुए थे, उस सिचुएशन को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया था, आई स्टिल सल्यूट दैट, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुली। लेकिन यहाँ पे जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे लगता है कि उनको कोई ऐसी अश्योरेंसेस हैं या डायरेक्शंस हैं जिसकी वजह से वो स्टिक कर रहे हैं। ठीक, शौकत परासी साहब, जाम का जाना क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा आपके ख्याल में? क्विकली कमेंट कीजिएगा, इसके बाद मुझे ब्रेक के जाना पड़ना है। देखिए, पहले तो जो मॉरल बात हुई है ना, सिर्फ इमरान खान के सर पे ही मॉरलिटी का जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है? बाकी पार्टियों में क्या हो रहा है? यानी जिस तरह अगर इस तरह काउंटिंग पे, सिंपल काउंटिंग पे हो तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी नेशनल असेंबली में। फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बाप के सेनेटर ने उनको वोट दिया। मोरालिटी जो है वो पूरा, जैसे जुनैरा कह रही थी, एक नेशनल कैरेक्टर होता है जिसमें हर एक फिट इन होता है। अब जाम कमाल का जाना या ना जाना, अभी तो ये है कि देयर इज़ अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन कप एंड द लिप, अभी तो काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 26 वोट वो उनके साथ हैं, लेकिन ये बाप वाले भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं ना। आज वो जाम कमाल को कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं काम कर रहे, आप मोरालिटी देखें, तो आप कहाँ से आए हैं? ये जो नाराज़ लोग हैं वो कौन से मॉरल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? और पीटीआई की मैं जो इधर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई, पीटीआई इसमें मदाखलत नहीं कर रही। पीटीआई कहती है कि जो आप करें, बाप पार्टी चूँकि बड़ी है तो हमारा जो मॉरल एक प्रिंसिपल जो स्टैंस है कि हमने बाप पार्टी को वहाँ सपोर्ट करना है, क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी को 23-24 इनके अपने एमपीएज हैं, पीटीआई के तो थोड़े एमपीएज हैं। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर से वो मिले थे, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको यस या नो की हो, मैटर उन्होंने छोड़ दिया। आपके ख्याल में पीटीआई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है और बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे ऑपोजिशन और हुकूमत की, जो कि बहुत सरगर्म है आजकल। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म होने लगा है। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के जवाब में हुकूमत भी सरगर्म हो गई है। वजीर आजम इमरान खान ने मरकजी और सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास बुला लिए हैं। साथ ही मुल्क में बढ़ती महंगाई पर ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी और आज से हुकूमत मुखालिफ रैलियों और एहतजाज का भी आगाज कर दिया है। एक तरफ ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का मुतहर्रिक होना, क्या हालात कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? हमारा सवाल है। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीआई भी मुतहर्रिक, क्या हालात कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? जनरल साहब, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर तो हुकूमत डिफेंसिव पे चले जाती तो नजर आता कि शायद वो खाइफ हैं ऑपोजिशन की तहरीक से, तो फिर कोई ना कोई रास्ता वो इख्तियार करते। सोचा जाता है कि इंतखाबात करवा दिए जाएं या इनका अगर ये नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो वो करें। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तो उन्होंने आगे से वो हिकमत अमली अपनी वर्कआउट करेंगे इनको काउंटर करने के लिए,
दूसरी तरफ ये है कि ऑपोजिशन का अपना ट्रैक रिकॉर्ड सारा परफॉर्मेंसेस के अलावा जो उन्होंने ये जितनी भी तहरीकें चलाई हैं, जितने भी उन्होंने धरने वगैरह जो कुछ भी किए हैं, उनमें तो उनके हिसाब में सवाए नाकामी के और कुछ भी नहीं। तो जितनी नाकामियां वो देख चुके हैं और जिस तरह की डिसयूनिटी उनके अपनी सफों में है, उसके बाद वो तवक्को करना कि वो कोई ऐसा प्रेशर हुकूमत पे डाल देंगे जिससे कोई हुकूमत हिल जाएगी और इंतखाबात की तरफ चली जाएगी, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उनके पास कोई ऐसा जादू है या इतनी ताकत। जो बात मुजम्मिल बात कर रहे थे, वो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि वहां पे हुकूमत खत्म होती है बलूचिस्तान में और उसके बाद कोई ऐसा दलदला आ जाए यहाँ हमारी नेशनल असेंबली में भी कि वहां पे लोग साथ छोड़ना शुरू कर दें, तो फिर हो सकता है कि हुकूमत सोचे। लेकिन इन हालात में जो हम पिछले 3 सालों में 3.25 सालों में देख चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन सवाए इस नारेबाजी के कोई ऐसा इनके ऊपर प्रेशर ला सकती है। आपने फैसलाबाद का जलसा देखा, वो बड़ा उसका भी चर्चा था, लेकिन कोई उसमें ऐसी चीज नहीं थी। अगर उसमें से बिरयानी की देगें आप निकाल देते तो शायद लोग इतने भी ना होते वहां। तो मैं समझता हूं कि ये जो नाराबाजी है ये यहीं तक ही रहेगी, गर्मा गर्मी इससे आगे नहीं जाएगी। यानी बात नारेबाजी तक ही रहेगी। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन जमातें मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठा सकती हैं? दो चीज़ें मैंने हमेशा कही हैं जब भी ऑपोजिशन की बात होती है। एक तो ये कि कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसके साथ ऑपोजिशन शुरू से खड़ी रही हो, जो डायरेक्टली लोगों को इफ़ेक्ट करता हो, और इन्होंने लोगों के लिए स्पेशली शुरू से ही कोई ऐसी मूव या ड्राइव चलाई रखी हो, कोई कोर सेंट्रल आइडिया ऐसा जिसको हम समझें कि डायरेक्टली इनको कनेक्ट करता है लोगों के साथ, तो कोई डर पैदा हो सकता है ऑपोजिशन की छोटी सी मूव से भी। कोई बहुत बड़ी नेशन वाइड उसके लिए रैलीज की ज़रूरत नहीं है, वो फिर कुछ भी करें तो वैसे ही हो सकता है कि गुजरांवाला तक पहुंचते ही बहालियां शुरू हो गई थी माजी में। लेकिन जब आपको एब्सेंशिया नज़र आता है मेन लीडरशिप का, नून लीग की मेन लीडरशिप यहाँ नहीं है, जब भी क्राइसिस आते हैं वो यहाँ नहीं होते, लेकिन वो बाहर से बैठ के चीज़ें चलाना पसंद करते हैं। अभी अगर एक कोशिश की जा रही थी, बेशक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, मैं उनकी फेवर में तो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग कि बात वो सही थी कि आप 6 माह के अंदर अंदर अगर इलेक्ट हुए हैं तो आके हल्फ लें, आप MPA हैं या आप सेनेटर हैं उसका, तो उसके खिलाफ नून लीग हाई कोर्ट में चली गई है या शायद सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। तो जब माइंडसेट ऑपोजिशन का ये है कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि बस इंतखाबात को सिर्फ प्रोसीजरली फॉलो करें और जाके तख्त पे बैठ जाएं, तो ये कौन सी तहरीक चलाएंगे? या इन्होंने अब तक कौन सा ऐसा मिसाक़े मईशत का नाम तो लिया है, लेकिन कौन सा ऐसा प्लान पेश कर दिया है जिसको हम समझे दैट इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? तो ये इस वक्त सियासत बराए सियासत हो रही है, सिर्फ मौका देख के कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा टफ टाइम गुजर रहा है, अभी IMF के साथ टफ टाइम गुजर रहा है गवर्नमेंट का, अभी बलोचिस्तान में भी कुछ टफ टाइम दे रहे हैं, तो चले हम भी कुछ ना कुछ करके दिखा दें। अदरवाइज अ प्रोएक्टिव ऑपोजिशन द वे दे वर्क, वो मैं नहीं देख रही, वो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा, और ना इनके जलसे जलूसों से कुछ होने वाला है। ठीक है शौकत पराचा साहब, ये जो पॉलिटिकल एक्साइटमेंट आजकल नजर आ रही है, लगता है कि बात कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा रही है या जा सकती है? अपार्ट फ्रॉम ये जो रैलीज़ का ऐलान किया गया है, तो सलूशन जो क्राइसिस है उसका तो सलूशन है ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात में। अगर 3.5 साल में ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी, नॉट बिकॉज कि अपोजिशन टफ टाइम दे रही थी, अपोजिशन तो थी ही नहीं बेसिकली, अपोजिशन तो थी डिवाइडेड और अभी भी डिवाइडेड है। अपोजिशन तो रगड़े खा रही थी, कोई जेलों में जा रहे थे, कोई सुबह कराची, शाम में लाहौर और दोपहर को पेशावर में पेशियां भुगत रहे थे। तो अपोजिशन के ना होते हुए, बिल्कुल ना होते हुए भी ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। हुकूमत की अपनी नाकामियाँ अपोजिशन की वजह से नहीं हैं, बल्कि इनकी अपनी इनकैपेसिटी की वजह से है। इनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी आप रीज़न दे दें। इसलिए ये जितना बैठे हैं मसाइल बढ़ते रहेंगे। और चूँकि आज महंगाई की बात हो रही है, अपोजिशन महंगाई के हवाले से बाहर आई है, तो कोई पाकिस्तान में डिनाई कर सकता है
कि जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह वो समझा जाता है कि उसके पास 4 पैसे हैं, और 25 हज़ार वाला भी अपना दिन गुजार सकता है, महीना गुजार सकता है। खौफ आता है ये सुन के, खौफ आता है ये सोच के कि चिकन अगर 500 रुपये से ऊपर है और आटा, दालें, चीनी, कुकिंग ऑयल, सब्जियां। जनरल साहब ट्रस्ट मी, मैं आज खुद सुना, मैं पूरी कौम को बताना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में कद्दू 100 रुपये का 1 पाव, मैंने खुद उस शॉप पे सुना, मैं नहीं ले रहा था, मेरे साथ कोई कस्टमर थे, उन्होंने कहा कि कद्दू किस तरह है, तो दुकानदार ने कहा कि जी 100 रुपये पाव। और मैं एक गांव का आदमी हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं वाकई जाग रहा हूँ या मुझे कोई नाइटमेयर है जिसमें मैं कद्दू की कीमत 100 रुपये सुन रहा हूँ। इस हद तक अगर हम पहुँच चुके हैं तो अपोजिशन को तो बहुत पहले आगे आना चाहिए, नहीं आ सकी। लेकिन दूसरी बात ये है, तहरीकों के हवाले से इस मुल्क में शायद हमारी तारीख ऐसी है कि या तो सरपरस्ती हो तो फिर तहरीक आगे भी बढ़ती है, कामयाब भी होती है, दस्ते शफकत ना हो तो कोई तहरीक कामयाब नहीं होती, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक लीडरशिप की एब्सेंस हो और वो मूवमेंट की बजाय फिर वो अनार्की और कैओस की तरफ जाती है, खुदा करे कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल ना हो। ठीक है, एनबीसी आपको शायद मैं भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले एनबीसी और मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं, फिर जनरल साहब आपकी जानिब आती हूं, फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एनबीसी, क्या लग रहा है, मुल्की सियासी हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं, वाकई अब खान साहब के घबराने का वक्त आ गया है? घबरा तो रहे हैं ना वो, मतलब आज की जो खबरें, उससे लग रहा है बहुत घबरा रहे हैं। कहते हैं ना, आतिश ज़ेर पाँव के नीचे आग जल रही है, तो उस पर चल रहे हैं वो बेचारे, और उनके साथियों ने, उनके रफ़ीक़ों ने, उनके हमदमों हमदमसाज़ों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें बड़े गलत मशवरे दिए, उन्हें बड़ा गलत डाटा फीड किया। मैं उनको वो करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहते रहें कि मुझे गलत डाटा दिया गया जिस पर मुझे फ़ैसले करना पड़े। तो जब प्राइम मिनिस्टर को गलत डाटा मिल सकता है तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आप कहते हो दुनिया भर में महंगाई है, आप कहते हो दुनिया भर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, या जापान में तो -4 है, पोस्ट पे चले जाएं 4.3 है, अपने पास आ जाएं 10-12 से ऊपर चला गया है। तो हम इसमें जांचते हैं ना आपको, हम पेट्रोल प्राइस पे नहीं जांच रहे। फिर कद्दू पे आप जब बात कर रहे हो, यार कद्दू, टिंडे, बैगन, ये अगर 100 रुपये पाव हो जाएं तो अल्लाह का खौफ करें यार। और ये वो दबाव है जो पीडीएम की पार्ट, आपका पहला सवाल जो था, पीडीएम की जमातें लेके पहली बार बाहर निकली हैं, पहली बार महंगाई पर बाहर निकली हैं। और महंगाई वो पॉइंट है जो हुकूमत को दबा के रखे हुए, हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत डरी हुई है। मतलब सिंध पे इल्ज़ाम लगा दिया आपने कि उसने गंदम जारी नहीं की, शीरी मजारी खड़े होकर कह रही है सिंध डाकू बेचता है हमारे पास, कश्मीर से डाकू आते हैं। अब ये जब स्टेज आ जाता है बातों का, तो फिर लगता यूँ है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उसमें, और आपको 2 चीज़ से डर है, एक महंगाई और एक पीडीएम दोबारा मुत्तहिद ना हो जाए, दोबारा इकट्ठी ना हो जाए, जिसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं। दोबारा आज की जो सूरत हाल है, 2 मुजाहरे हुए हैं, एक पीडीएम का मुजाहरा, एक पीपल्स पार्टी का मुजाहरा, और दोनों महंगाई के खिलाफ हुए हैं। महंगाई ही के कमज़ोर रग है, बाकी तो छोड़ दें आप, खारजा पॉलिसी छोड़ दें, आप दाखिला पॉलिसी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, आपका गंदम चला गया बाहर, एक्सपोर्ट हो गया, चीनी एक्सपोर्ट हो गई, कॉटन एक्सपोर्ट हो गई, फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ें। वो मुल्क जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, अजनास, वो इंपोर्ट कर रहा है, शर्मनाक बात है बहुत ज़्यादा। तो अब डॉलर आपका कहाँ जा रहा है? डॉलर आपका स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, उस पर प्रेशर आ रहा है मुस्तकिल। तो सब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब माहिरीन माशियात कह रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब क्या इंतखाबात कराना चाहेंगे, जल्द अज जल्द इंतखाबात कराना चाहेंगे, या पीडीएम मजबूर करेगी? पीडीएम मजबूर बिल्कुल नहीं करेगी इंतखाबात के लिए, और इमरान खान इंतखाब नहीं कराना चाहेंगे, ये वक्त नहीं है इंतखाबात का। ठीक है, आपके ख्याल में इंतखाबात का वक्त नहीं, इंतखाबात का। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, पिछली दफा जब ये सवाल मैंने एनबीसी से पूछा था तो आप सीखपा हो गए थे, मैं प्रोवोक नहीं करी, लेकिन वैसे ही जानना चाह रही हूँ, मौलाना साहब इस बार आवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाएंगे आपके ख्याल में?
मेरी तो दुआ है लोग सड़कों पे उस तरह ना आए जिस तरह रोज़ ललकारा जाता है कि लोग सड़कों पर नहीं आते, क्योंकि जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर उसके आगे कोई निज़ाम भी खड़ा नहीं हो पाता। जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो वो फिर टैंकों के आगे भी लेट जाते हैं, चाहे चविंडा का माहौल हो, वो खुद लड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक तो इस बात से बचना चाहिए कि लोग सड़कों पर आ जाएं, और इतना तंग आमद बजंग आमद की तरफ रोज़ ललकारना नहीं चाहिए कि लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे। आपने इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी 3 साल चलाई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन को अब 2 साल तो आपने बंद रखा है, सबको बंद रखा है, किस जमात को आपने खुला जाने दिया है? मौलाना फजलुर रहमान के जिस धरने की आप बात करते हैं उसकी इस्लामाबाद तक कवरेज बैन थी। वो जब चल रहे थे कराची से तो उनकी इस्लामाबाद तक एक टिकर नहीं चल सकता था, किसी की कोई खबर नहीं चल सकती थी, इतना कंट्रोल रहा है पाकिस्तान में। यहाँ प्राइम मिनिस्टर कहता था मैं एयर कंडीशन उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कह रहा था मुझे जेल भेज दे, मैंने जेल भेज दिया। जब प्राइम मिनिस्टर की ये बिल्कुल लोग अवाम निकल रहे हैं वोट की ताकत से। 10 ज़िमनी इंतखाब हारी है ये हुकूमत, बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है पंजाब और केपी में, और अवाम का डर क्या है? अपनी जीती हुई सीटें ये हुकूमत हार रही है। लोगों ने नाराजगी का इजहार वोट की ताकत से करना है। आप क्यों चाहते हैं कि वो निकल कर इस्लामाबाद का कब्जा ले लें लोग और यहाँ कोई एक अनारकी फैल जाए? और आप क्यों उस माहौल को दावत देना चाहते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं और कहें कि हम इस निज़ाम को उठाकर बाहर फेंक देंगे? फिर क्या होगा हमारा? हम क्यों बार बार लोगों के उस गम गुस्से को पुकारना चाहते हैं कि आप नहीं निकल रहे, आप नहीं निकले, आप निकलें और इस निज़ाम को उठा के बाहर फेंक दें, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। वाली इकबाल के शेर वाली बात है, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ होश के नाखून लेने चाहिए ऐसी गुफ्तगू करते वक्त, क्योंकि वाकई जब लोग निकलते हैं बाहर तो उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, ना कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती है अवाम के आगे। और पिछले 3 साल में ये पहली हुकूमत है जो ज़िमनी इंतखाबात हार रही है मुसलसल। इसकी पॉपुलैरिटी का ये लेवल है कि जो सीट इसने 2018 में जीती थी वहाँ ये 6ठे नंबर पर भी आ रही है। अब ये यहाँ का साबिक वज़ीर आला के घर की सीट हार रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात सिर्फ इसी सूरत होंगे अगर बलूचिस्तान में अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर इमरान खान के इत्तेहादी एक एक करके भाग जाएंगे, उनके लिए हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो जाएगा और वो मरकज में एतमाद खो जाएंगे और शायद इमरान खान साहब को सूट भी करेगा। निकलना चाहिए। जुनैरा, जनरल साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन जो मेरी हैं वो मैं सामने रखूंगा ताकि हमारे दोस्त उस पर अपने कमेंट्स दे सकें और हमें को थोड़ा सा उस पर दूसरी राय भी पता लगे। महंगाई वाकई बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तरफ ये महंगाई चूंकि एक ऐसा फिनोमेना है इस वक्त जो कि यहाँ ना ये हुकूमत इसको कुछ कर सकेगी और ना ही कोई अगर किसी और पार्टी की आ जाती है तो वो कर सकेगी। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और अवाम में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो नाराबाजी और ये जो मौलाना के धरने और किस्सा है ये अपने इक़्तिदार के लिए है, क्योंकि महंगाई कम करना तो इनके बस की बात भी नहीं है, तो वो इनके इक़्तिदार के लिए क्यों बाहर आए सड़कों पे। दूसरा, कल मैं मार्केट में निकला, मैं बड़े अरसे के बाद कल मैं गया शाम के वक्त, और फिर मैं एक फूड स्ट्रीट वगैरह में भी मैंने चक्कर लगाया। रेस्टोरेंट्स भरे हुए नजर आए, दुनिया खाने खा रही थी, खुशगपियां चल रही थी। और बाहर मैंने देखा कि रेहड़ियों पे फल ढेर है, हर तरह के फ्रूट मिल रहे हैं, सब्जी की दुकानों पे ढेर सब्जियों के। मैंने एक दो से पूछा कि बिक जाता है? उसने कहा जी हाँ, अल्लाह का फजल है, इतना हो जाता है कि हम रात को अपने खाने के लिए पैसे वैसे ले जाते हैं। मैं रेहड़ी वालों से एक दो से पूछा। ठीक है, मैं गुर्बत का नारा या ये जो महंगाई का नारा है उससे पहले भी यही सीन देखता रहा, और अब ये महंगाई का नारा देख के भी ये देख रहा हूं कि वही कुछ है वहां पे बाजारों में उसी तरह चल रहा है। इसकी क्या वजह है? क्यों? ये मुझे जो चीज नजर आती है वो ये कि अगर हालात ऐसे बुरे हैं, बहुत बुरे हों, तो अवाम निजाम की परवाह नहीं करते। भूख और नंग एक ऐसी चीज है कि उस वक्त ये कोई नहीं सोचेगा कि ये निजाम लिपेटा जाएगा ये या क्या होगा। ठीक है, लोग सड़कों पर होंगे, वो बिल्कुल होंगे और तबाही मचेगी, उसमें जो भी हो, हालात कैसे भी हों। अवाम जब बिल्कुल तंग आ जाते हैं, जब दुख उनको बिल्कुल चाट जाता है, तो फिर वो आएंगे निजाम से भी, उनको निजाम से क्या।
तो ये क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जरा साहब। जुनैरा का इस पर कमेंट ले लेते हैं। जी जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? आई थिंक मेरी एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं सिर्फ जो बातचीत हो रही थी उससे रिलेटेड। एक तो ये कि अगर ये सारा मेस हम अज्यूम कर लें कि 3 साल का मेस जो क्रिएट किया है पीटीआई ने और जिसमें अभी तक सभी तकरीबन दाखिल हो गए हैं ये कहने में कि ये इनका क्रिएटेड है, पास्ट को भूल गए हैं, तो इस मेस को संभालने के लिए कौन तैयार है? Who is ready with a master plan कि ओके ये गवर्नमेंट आ जाती है, वी नो हाउ टू हैंडल इट? कौन है जो FATF को भी देख लेगा, कौन है जो IMF को भी देख लेगा, कौन है जो US से भी बात कर लेगा और कौन है जो रीजनल पावर्स से भी बात कर लेगा? दूसरी चीज़ ये कि अगर महंगाई आ गई है, क्राइसिस आ गए हैं, तो क्या उसकी वजह से जैसी भी जमहूरियत है, ये तो हम आज तक सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि टूटी फूटी जमहूरियत जो है वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है और ऑफ कोर्स बेहतर है, तो क्या ये निज़ाम को लपेट देने की बातें ये प्रोवोकेशन में नहीं आती? आप किसको मैसेज दे रहे हैं? बार बार ये कहना कि मत ललकारें, आप आवाम को मत कहें, फिर ये हो जाएगा, ये भी प्रोवोकेशन है। आपको तो सैनिटी के साथ बात करनी चाहिए, हकीकत लोगों के सामने रखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो कुछ आपको प्रोवोक किया जा रहा है उससे हालात और ख़राब होंगे। नो लीडरशिप इज़ रेडी एट द मोमेंट टू टेक अप द गवर्नमेंट। किसी के पास भी हल नहीं है इन चीज़ों का, तो कम से कम 5 साल तो पूरे करने दें। इमरान खान को भी चाहिए 5 साल पूरे करें ताकि कल को ये ना कह सकें कि मुझे किसी ने टाइम नहीं पूरा दिया। सो इन चीज़ों को भी जहन में रखें। हम जज्बात की रौ में जब एक पार्टी के पीछे पड़ते हैं तो वैसे हम उन्हें घर तक तो छोड़ ही आते हैं, लेकिन ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक, NBC मैं ये बात नहीं है। साहब देखिए, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। मैं बात कर लूँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। किसी पार्टी के पीछे कोई नहीं पड़ता। हम पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ऐसे जर्नलिस्ट और आप माशाल्लाह रिसर्चर और जनरल साहब अस्करी और हम लोग फुटपाथी लोग हैं। हम लोग तो वो बैठे हुए हैं और अपनी सोच है। जनरल साहब ने यकीनी तौर पर जो सैंपल दिया है महंगाई का, वो वही सैंपल है जो पोल्स वाले देते हैं आपको कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, वाह वाह शानदार, मुल्क में खून बरस रहा है, हर तरफ नूर की बारिश हो रही है, कहीं पर गुर्बत ही नहीं है, लोग केक खा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे भी इलाके ना, अक्सरीती इलाके जहाँ फाका है, जहाँ गुर्बत है, जहाँ इफ्लास है, जहाँ लोग बच्चों को बेच रहे हैं, जहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ऐसे भी इलाके NBC पंजाब में भी, बलूचिस्तान। चाहूंगी वक्त की कमी है, आखिरी मिनट है, मुजम्मिल साहब का कमेंट ऐड कर लेते हैं, इसके बाद क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। जी मुजम्मिल साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बार बार कहना कि जी कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? किसी सियासी जमात ने कहा है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जमहूर का फैसला है, जो जीतेगी वो हुकूमत ले लेगी। किस सियासी जमात ने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जीत कर हुकूमत नहीं लूँगी? ये नैरेटिव बिल्ड करना भी एक तरह से मौजूदा नायल हुकूमत के डिफेंस है कि इनके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही एक रह गए हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए। इसके बाद तो यहाँ सब सुनी हो गई हैं गलियाँ, कोई तैयार ही नहीं है इक़्तिदार संभालने के लिए। भाई कल इलेक्शन कराएं, जिसको लोग वोट देंगे वो इक़्तिदार संभाल लेगा और इनसे तो बेहतर ही चला लेगा। ठीक हो गया नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे में दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।